गुड इवनिंग। एक नए क्वेश्चन के साथ एक नई क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें अ, हमारे हर्ष कुछ एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। पूछिए सर। सर वो डिवीजन के चक्कर में अपन गलत स्टॉक में फंस जाते हैं। जैसे सब डिवीजन ये लिए सब अच्छा है, वो स्टॉक्स में चले आते हैं, मतलब जरा सी लालच के चक्कर में, पर फिर मतलब रॉन्ग वैल्यूएशंस पे लेते हैं, वो स्टॉक में फंस जाते हैं। तो क्वेश्चन है डिविडेंड के बारे में। हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी डिविडेंड के सब्जेक्ट में। देखिए, बेसिकली डिविडेंड होता क्या है, हम पहले वो समझे। क्या होता है डिविडेंड? हमें ऐसा लगता है जैसे जादू, कहीं ऊपर से, आसमान से कहीं से पैसा चला आ रहा है। ध्यान से समझे, डिविडेंड आपके द्वारा लिया गया शेयर से कमाए हुए प्रॉफिट को आपको ही देने की कहानी है। ठीक है। बेसिकली जब आप किसी स्टॉक को बाय करते हैं तो आप क्या बाय करते हैं? ये पूरा बिजनेस है और इसमें से आप क्या बाय करते हैं? पीस ऑफ बिजनेस। ठीक। अब आपने डिविडेंड के लिए यदि किसी स्टॉक को बाय किया है तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग समझिए, या तो आपका डिविडेंड यील्ड 15% का हो तो मैं मान सकता हूं कि 15% का डिविडेंड यील्ड आता है। एक कंपनी डिविडेंड के द्वारा अपने शेयर होल्डर्स को 15% का सालाना रिटर्न दे देती है, तो शायद आप इसे लें, बट इतना डिविडेंड यील्ड मिलता नहीं है। डिविडेंड यील्ड कितना मिलता है? 4%, 5%, 3%, 2%, 1% में भी पॉसिबल। ठीक। अब ये डिविडेंड आता कहाँ से है? जब आप सेल्स करते हैं, सेल्स करने के बाद में जो आपका नेट प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट मान लीजिए मेरा यहाँ पे 100 करोड़ नेट प्रॉफिट आया। अब इस नेट प्रॉफिट को जब मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, इस नेट प्रॉफिट को मैं किस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, पहले मुझे वो समझना चाहिए। पहला, मेरे पास बेस्ट केस सिनारियो होता है कि मैं इसे री इन्वेस्ट कर दूँ। दूसरा, अगर मेरे पास री इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं है तो मैं इसे अपने बैलेंस में रख लूँ फ्यूचर के लिए। और तीसरा, मैं डिविडेंड के तौर पे इसे बांट दूँ। तो देखने में ये लगता है बहुत अच्छा कि हमें डिविडेंड मिल रहा है, लेकिन आपने जब स्टॉक बाय किया तो क्या आप ये चाहते थे कि कंपनी आपका पैसा आपको वापस कर दे? नहीं, ये एक इन्वेस्टर का उद्देश्य नहीं होता है। आपके पास में उस पैसे को हैंडल करने का टाइम नहीं है और आपके पास में अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसीलिए आपने अपना पैसा किसे दिया? कंपनी को। तो सबसे अच्छी कंपनी वो कहलाएगी जो आपके पैसे को री इन्वेस्टमेंट करे। समझे री इन्वेस्टमेंट का मीनिंग कैसे? एक बात समझते हैं। मान लीजिए मेरी कोई कंपनी 1,000 रुपए की थी। इस कंपनी ने 1,000 रुपए का व्यापार करके 10 रुपए को कमाया, और इस 10 रुपए की अर्निंग को इसने क्या किया? री इन्वेस्टमेंट किया। तो अब मेरी कंपनी कितने की हो गई? 1,010 रुपए की। नेक्स्ट क्वार्टर में इसी कंपनी ने इस पे एक एग्जांपल लेते हैं 20 रुपीज कमाया, तो अब मेरी कंपनी कितने की हो गई? बोलो। 1,030 रुपए की। तो ये मेरी कंपनी है, सपोज ये मेरी क्या है? कंपनी है। और ये जो पैसा है बार बार आके इसमें क्या होते जा रहा है? री इन्वेस्ट होते जा रहा है। तो मेरी कंपनी का साइज बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? मेरी कंपनी का साइज। तो ये मेरा शेयर का साइज भी क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। आ रही बात समझ में आपको? तो जब मेरे शेयर का साइज बढ़ेगा तो मेरे शेयर का क्या बढ़ेगा? प्राइस बढ़ेगा। मतलब मेरे शेयर की क्या बढ़ेगी? वैल्यू बढ़ेगी। अब ये वैल्यू क्यों बढ़ेगी समझिए। सपोज कोई कंपनी मुझे पैसा दे देती है रिटर्न डिविडेंड के तौर पे, तो कंपनी के पास में जो अपॉर्चुनिटी है वो अपॉर्चुनिटी री इन्वेस्टमेंट की, इसका मतलब है नहीं। देखिए, क्या कहता है कंपनी का डाटा, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी बहुत ज़्यादा डिविडेंड दे रही है तो कंपनी का डाटा पता क्या कहता है? कंपनी का डाटा ये कहता है कि इस पर्टिकुलर बिजनेस में री इन्वेस्टमेंट का मूड नहीं है, और सबसे अच्छी कंपनी वो मानी जाएगी जहां पर री इन्वेस्टमेंट का मोड हो। ध्यान से समझिए। तो ये सिर्फ आपको देखने में अच्छा लगता है कि अरे उसका डिविडेंड इतना आता है, डिविडेंड इतना आता है। तो डिविडेंड दे तो देती है कंपनी, डिविडेंड कहाँ से देती है?
आपके प्रॉफिट से ही देती है। तो आपका अगर उसने प्रॉफिट आपको दे दी और री इन्वेस्टमेंट नहीं किया, अब आप उस प्रॉफिट को क्या करोगे? मान लीजिए आपके पास में प्रॉफिट आ जाता है, व्हाट डू यू डू? आपको ऐसा लगता है कि हम प्रॉफिट को खर्च करेंगे, या कुछ लोग इस वहम में भी पड़ जाते हैं कि हम उसको री इन्वेस्ट कर देंगे। अगर आप री इन्वेस्ट करते हो, समझिए, अगर आप री इन्वेस्ट करते हो तो भी कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए तो नहीं है, छोटे स्मॉल इन्वेस्टर के लिए तो नहीं है। जो 1 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए का स्टॉक खरीद रहा है उसके लिए डिविडेंड उतना मायने नहीं रखता। हाँ, अगर आपके पास में 10 करोड़ शेयर्स होते तो कंपनी बार बार डिविडेंड देने की कोशिश ही क्यों करती है? इसमें पूरा खेल होता है प्रमोटर्स का। साल में हर कंपनी कोशिश करती है कि वो थोड़ा ना थोड़ा डिविडेंड दे। अब ये डिविडेंड सबसे ज़्यादा, अगर आप कंपनी को देखते हो तो सबसे ज़्यादा होल्डिंग शेयर किसके पास होते हैं? प्रमोटर के पास। सबसे ज़्यादा किसके पास में होते हैं? प्रमोटर के पास। अब ये जो प्रमोटर है इसके पास में जो कंपनी के थ्रू से पैसा जाता है, कहाँ से जाता है भाई साहब? कंपनी के थ्रू से जो पैसा जाता है वो पैसा जानते हो क्या होता है? टैक्स फ्री। टैक्स फ्री डिविडेंड आपके पास में जब आएगा तो आपको उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना है। तो कंपनी के प्रमोटर को टैक्स फ्री इनकम मिल जाती है। ठीक है, डिविडेंड। हाँ, वेरी गुड, समझ में आया आपको? क्या बोला मैंने, बताइए। हाँ, वो टैक्स फ्री होती है, चाहे वो आपके पास आए, चाहे मेरे पास आए, चाहे वो प्रमोटर के पास में जाए, वो इनकम कौन सी है उसकी? टैक्स फ्री इनकम। तो अधिकतर प्रमोटर कोशिश करते हैं कि वो डिविडेंड मस्ट लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट उन्हीं का होता है, सबसे ज़्यादा इक्विटी, हैंडसम अमाउंट आता है भाई। अभी आप समझिए, आपको कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि एक कोई कंपनी है तो सपोज उसके 2 करोड़ स्टॉक है, 2 CR स्टॉक है, ज़्यादा भी होते हैं, 20 CR भी होते हैं। अगर 75% की मेरी होल्डिंग है और मेरे पास में कितने 2 CR स्टॉक है, और मैंने सिर्फ मैंने 1 रुपये का ही डिविडेंड दे दिया, तो यहाँ पे मेरे पास कितने करोड़ आ गए? 2 CR। प्रमोटर के पास में कितने आ गए? अगर 20 CR है तो 20 करोड़ स्टॉक है तो 20 करोड़ क्या हो गए मेरे? फ्री के आ गए, विदाउट टैक्स। फ्री के तो नहीं बोलना चाहिए, बट विदाउट टैक्स, टैक्स फ्री मनी है। सो दिस इज गुड फॉर प्रमोटर, दिस इज गुड फॉर ओल्ड इन्वेस्टर्स। जो पुराने मेरे इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो अच्छा है, बट मेरे और आपके जैसे इन्वेस्टर्स के लिए डिविडेंड के पीछे जाना और डिविडेंड का पीछा करना बेवकूफ़ी के सिवाय मुझे नहीं लगता कि और कुछ है। मुझे क्या याद करना चाहिए, मुझे क्या समझना चाहिए? मुझे चाहिए अपने बिजनेस की ग्रोथ। मुझे क्या चाहिए? बिजनेस की ग्रोथ, ना कि मुझे क्या चाहिए? डिविडेंड। ओके, और कोई क्वेश्चन डिविडेंड से रिलेटेड? अब डिविडेंड यदि कोई कंपनी ज़्यादा दे रही है तो उससे आप क्या समझेंगे? कि कहीं ना कहीं प्रमोटर को शेयर होल्डर की उतनी चिंता नहीं है लगता। देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, उल्टा है। मैं आपको बहुत सारी गलतफहमियां दूर करते जा रहा हूँ। शेयर मार्केट जो आप देखते हो ना, उससे बिल्कुल उल्टी दुनिया है। आपको ऐसा लगता है कि जो कंपनी डिविडेंड देती है वो सुपर्ब कंपनी है, वो किसका ध्यान कर रही है, किसका ख्याल कर रही है? शेयर होल्डर्स का। अरे नहीं भाई साहब, वो खुद का ध्यान रख रहा है वो प्रमोटर। ठीक है, तो जो कंपनी जितना कम डिविडेंड दे और अपने कैश को फ्री फ्लो कैश को, दोबारा सुनिए, कौन सा फ्लो? फ्री फ्लो कैश को। अच्छा, हिंदुस्तान में बहुत कम कंपनियां ऐसी हैं जो फ्री फ्लो कैश जनरेट करती है। मतलब एक पैरामीटर आपके साथ और क्या हो सकता है? फ्री फ्लो कैश जनरेशन का। उसको हम सीधे हिंदी भाषा में क्या समझेंगे? शुद्ध मुनाफा। क्या बोला मैंने आपसे? शुद्ध मुनाफा। कंपनी ने कमाई, वो जाके कहाँ? बोरोविंग में बता देती कि मैंने बोरोविंग लिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। वो हम 1 बाय 1 समझेंगे। हमें कौन सी कंपनी चाहिए? जो फ्री फ्लो कैश जनरेट करती हो, जिसका बिजनेस मॉडल के अंदर में क्या होना चाहिए? री इन्वेस्टमेंट का मूड। तो एक नॉर्मल व्यक्ति को देखने में क्या लगता है कि डिविडेंड आना अच्छी बात है। तो आज से आप समझ लीजिए, डिविडेंड आना अच्छी बात नहीं है। अगर कोई कंपनी बार बार डिविडेंड दे रही है या ज़्यादा डिविडेंड दे रही है, इसका मतलब प्रमोटर को शेयर होल्डर्स की
चिंता उतनी ज़्यादा नहीं है ना। अब समझिएगा, हो सकता है कि एक प्रमोटर क्या करे कि यहाँ डिविडेंड देता जाए और दूसरी तरफ क्या लेता जाए, लोन, अपनी बोरोविंग्स को इंक्रीज करता जाए। कुछ कंपनी में आप पाओगे कि बोरोविंग साइड में, किसमें, हम आपको सिखाएंगे कि बोरोविंग साइड कैसे देखी जाती है ना, कि बोरोविंग साइड आपकी बढ़ते जा रही है और डिविडेंड भी मिलता चला जा रहा है। तो बेसिकली क्या किया आपने, अपने प्रॉफिट में से, अपने नेट प्रॉफिट में से आपने क्या किया, डिविडेंड मार दिया, और यहां से क्या ले आया, कर्ज ले आया। ध्यान से समझिएगा, कंपनी कंपनी बिजनेस एक अलग एंटिटी होता है और उसका प्रमोटर एक अलग एंटिटी होता है। अगर आपने डिविडेंड दिया तो पैसा कंपनी से कहां गया, पैसा कंपनी से कहां गया, बाहर। ठीक है, अगर आपने लोन लिया तो पैसा कंपनी के कहां आया, अंदर। लेकिन ये क्या बन गया जानते हो, उसके लिए कर्ज, वजन। मतलब ये भी वजन का काम कर रहा है, ये भी कंपनी को कमजोर कर रहा है, और ये भी कंपनी को क्या कर रहा है, कमजोर। क्यों, क्योंकि जैसे ही लाइबिलिटीज आएगी, कर्ज आएगा, तो वो फ्यूचर में क्या लेके जाएगा कंपनी के अंदर से, इंटरेस्ट, ब्याज लेके जाएगा। मतलब कंपनी को ये सब चीजें क्या बनाएगी, कमजोर। तो एक अच्छी कंपनी कौन सी है, जो लोन ना ले, जो अपनी बोरोइंग्स को ना बढ़ाए, और इंटरनल अक्रूवल से, ध्यान से समझिएगा, इंटरनल अक्रूवल से अपने बिजनेस को एक्सपेंड करे। ठीक है, तो डिविडेंड ध्यान से एक बार और समझने की कोशिश कीजिए, सिर्फ आपके दिए हुए पैसों का मिसयूज ही मैं उसे कह सकता हूं। ठीक, अब कौन सी कंपनी डिविडेंड दे जो कि अच्छा माना जाता है, नया क्वेश्चन आ गया मेरे सामने। अब एक कौन सी कंपनी डिविडेंड दे तो अच्छा माना जाता है। सपोज लाइक कोई एक ऐसी कंपनी है लाइक पेज इंडस्ट्रीज। ठीक, किसी ने 10 साल पहले इस पेज इंडस्ट्री का स्टॉक से वो 10 ईयर से होल्ड कर रहा है। ठीक है, नाउ अब पेज इंडस्ट्री के पास में कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं बची है। अब वो अपने साइज को और नहीं एक्सपेंड कर सकती। लेकिन आपकी इंडिया की जनरल इकोनॉमी जो है वो 5 to 4% से तो ग्रो करती ही है। ठीक है, इतना तो मतलब ऑटोमेटिक ग्रो होता है। ठीक, तो ये जो 4% की इकोनॉमी ग्रोथ है, ध्यान से समझिए, क्या बोला मैंने आपसे, ये 4% की इकोनॉमिकल ग्रोथ, पूरी आपकी अर्थव्यवस्था ही 4% से हर साल बढ़ जाती है। तो ये जो ग्रोथ है, तो मैं जब इसको बहुत चीप लेवल पे लेके बैठा हुआ हूँ, तो नाउ अभी मेरा स्टॉक प्राइस भी कितना भी करेक्ट होगा तो बहुत नीचे नहीं आने वाला। दूसरा, मेरे पास में बहुत सारे स्टॉक हो चुके होंगे। कैसे हो चुके होंगे, देखिए, मुझे कई मुझे बोनस मिले होंगे, कई स्प्लिट मिले होंगे। इस तरीके से करते करते मेरे पास में क्वांटिटी स्टॉक्स की बहुत ज़्यादा है ना। अब इसे इतने निचले लेवल से इस प्रॉफिट को बुक करना कोई अच्छी बात नहीं है। देखिए, क्योंकि मान लीजिए मुझे 4% की तो क्या मिल गई, ग्रोथ, और 4% का मेरा क्या आ गया, डिविडेंड। ठीक, अब मुझे जब मैं इसमें प्रॉफिट बुक करूंगा तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा, क्या देना पड़ेगा मुझे, टैक्स। 1 लाख के ऊपर जब मैं प्रॉफिट को बुक करता हूं तो मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा, लगभग 20%, 10%, 20% मुझे क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। सपोज मैंने 1 CR का यहाँ पे स्टॉक बाय किया था, तो अभी मतलब मुझे टैक्स ही कितना देना पड़ जाएगा, आप समझ रहे हैं। और अगर मेरे पास में एक्स्ट्रा मनी है तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे यहाँ से प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ये सबका अपना अपना व्यू होता है। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब आप सोचते हैं कि मैं यहाँ जाके बाय करूंगा पेज इंडस्ट्री आज, और किस चीज के लिए, डिविडेंड के लिए। जैसे कुछ लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है वैल्यूएशन का, कैसे वैल्यूएशन का इश्यू होता है, ध्यान से समझिएगा। कोई एक स्टॉक था और ये स्टॉक क्या हो गया, स्प्लिट का मीनिंग क्या होता है, डिवाइड हो गया। एक सेम केक का पीस, एक पूरा पर्टिकुलर मेरा था, और मैंने इसको कितने भागों में डिवाइड कर दिया, 10।
समझ में आ रही है आपको बात? ऐसे मेरे कितने पीसेस हो गए? 10। इस पूरे केक की कीमत मेरी 100 रुपये है। कितनी है? हर एक पीस की कीमत कितनी होनी चाहिए? 10-10 रुपये, 10 रुपीज। अरे बोलो हाँ। हाँ, ठीक। तो ये मुझे फेयर वैल्यूएशन पे मिल रहा है, अंडरस्टूड। लेकिन यदि ये 20 रुपये हो जाए तो ये क्या हो गया? महंगा हो गया, डबल हो गया, है ना। पूरा केक 100 रुपये का और उसी की पीसेस कितने में मिल रहा है मुझे? 20 रुपये में मिल रहा है। अब कुछ लोग पता क्या करते हैं, इसको इस तरीके से नहीं समझ पाते। वो उनका मतलब मत क्या होता है कि 100 रुपये का स्टॉक महंगा है और 20 रुपये का स्टॉक सस्ता है। और यही इसी मैथमेटिक्स को क्या कहते हैं? डीसीएफ। डीसीएफ से और कुछ अलग बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड वैल्यूएशन। कि आपको एक्चुअल वैल्यू निकालते आना चाहिए, किसकी? स्टॉक की। क्या निकालते आना चाहिए? एक्चुअल वैल्यू। बट एक्चुअल वैल्यू इट इज नॉट वेरी इजी। लाइक बफेट, हम बफेट की बार बार बात करते हैं, बफेट साहब की बार बार बात करते हैं। तो बफेट साहब का अपना एक इन्वेस्टमेंट स्टाइल है। यू हैव टू क्रिएट योर ओन इन्वेस्टमेंट स्टाइल। यू हैव टू start learning, you have to keep learning. This is the fundamental thing that you have to understand. It means like dividend, like bonus. You have very myths, you have a lot of myths about dividend, about bonus. Some people say that bonus are very good. Is it? No. You should understand, you should try to understand what do you mean by the bonus. What do you understand by the bonus? Bonus is what? Bonus is nothing. मेरे पास में 2 स्टॉक थे किसी कंपनी के। कंपनी ने बोला कि मैं आपको 2:2, ध्यान से समझिएगा, 2:1 का क्या दूंगा? बोनस दूंगा। इसका मीनिंग क्या है कि मेरे 2 स्टॉक थे प्लस मुझे क्या मिल गया? 1 स्टॉक फ्री। देखो 2 पे 1 फ्री। ये मैट्रिक्स समझिएगा। जब आप जाके देखेंगे मनी कंट्रोल के ऊपर तो ये मैट्रिक्स आपको किसी कंपनी ने क्या क्या अनाउंस किया, इसके ऊपर मैं एक स्पेशल क्लास अलग से हम इसमें कंडक्ट कर देंगे। अभी के लिए आप समझ लीजिए कि मेरे पास 2, मैं होल्ड करता था स्टॉक, तो मुझे 1 स्टॉक क्या मिलेगा उसके बिहाफ में? फ्री। अंडरस्टूड। नाउ अभी मेरे पास में कितने स्टॉक हो गए? यहाँ पे हमारे पास में 3 स्टॉक हो गए। तो लोगों को क्या लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है। ना ये अच्छी बात है, ना ये बुरी बात है। क्यों अच्छी बात नहीं है, क्यों बुरी बात नहीं है? सर ध्यान से समझिए, इसका प्राइस करेक्शन हो जाएगा। क्या समझते हैं आप प्राइस करेक्शन से? इसको थोड़ा इजी कर देते हैं हम। सपोज मेरे पास में 100 रुपये के 2 शेयर थे, टोटल मेरी वर्थ कितनी हो गई? 200 रुपीज़, 2 शेयर। अब 1 शेयर मुझे क्या मिला? बोनस का। यहाँ कितने शेयर हो गए मेरे? 3। तो जानते हो क्या होगा? अब एक जो शेयर है मेरा 68 रुपीज़ का हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या जाएगा? प्राइस करेक्शन हो जाएगा। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, एक रफ आइडिया, तो ये 210 रुपये के स्टॉक होंगे। मतलब लगभग मैं रफ बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या हो गया? प्राइस क्या हो गया? यहाँ पे करेक्शन हो गया। मतलब उस समय आपको बोनस की मतलब एक स्टॉक की कीमत कितनी मिलने वाली है? 68 रुपीज़। तो देखने में क्या लग रहा है कि मेरी क्वांटिटी बढ़ गई, लेकिन वहाँ पे कुछ आपको कुछ बढ़ा नहीं, सिर्फ हाँ। अब नया क्वेश्चन आएगा कि सर जब बढ़ नहीं रहा तो फिर बोनस से प्रॉफिट क्या होता है? यही है। देखिए, ये बोनस और स्प्लिट क्यों दिए जाते हैं? दिस इज कॉल्ड टिकट साइज। ये क्या कहलाता है? टिकट साइज। होता क्या है इस टिकट साइज से? टिकट साइज का मीनिंग क्या होता है? आपके 1 शेयर की कीमत क्या कहलाती है बेटा? टिकट साइज। सपोज कोई स्टॉक 5,000 रुपये का है और एक नॉर्मल बंदा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी, और ये जो साइकोलॉजी है इससे एक नॉर्मल जो शेयर खरीदने और शेयर बेचने के लिए जो स्टॉक मार्केट में व्यक्ति आता है, वो कभी भी
इस चीज़ को नहीं समझ पाता, तो उसके लिए हमेशा वही रहता है 5,000 का स्टॉक महंगा और 5 रुपये का स्टॉक सस्ता, भले ही वो 5 रुपये का स्टॉक 5 पैसे का हो जाए। आप समझे ना मेरी बात को? नाउ हो क्या होता क्या है यहाँ पर, जब आपका टिकट साइज छोटा हो जाता है, मान लीजिए 5,000 रुपये का स्टॉक था, मैंने इसको स्प्लिट करके 1:10 कर दिया। क्या कर दिया? 1:10, एक के बदले में 10 दे दिया, तो क्या होगा, ये कितने रुपए का हो जाएगा? 500 रुपये का स्टॉक हो जाएगा। फिर मैंने इसको और नीचे कर दिया, मतलब और स्प्लिट कर दिया 1:10, तो ये कितने रुपए का हो जाएगा? 50 रुपये का। और इसको डिवाइड कर दूंगा, कितना हो जाएगा? 5 रुपये का। तो 5 रुपये का लोग भर भर के स्टॉक खरीदेंगे, उनको क्या लगेगा? उनके माइंड में क्या आएगा कि ये सस्ता स्टॉक है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो पूरा खेल किस चीज़ का है? साइकोलॉजी का। और दूसरी चीज़, टिकट साइज बड़ा होने से प्रॉब्लम भी क्या होता है कि कुछ ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं, तो मंथली SIP करते हैं स्टॉक्स के अंदर में। इससे एक चीज़ और क्या होती है, लिक्विडिटी बढ़ जाती है। लिक्विडिटी का मीनिंग क्या होता है? बहुत सारे लोग बाय करते हैं, बहुत सारे लोग, तो मूवमेंट क्रिएट हो जाता है स्टॉक के अंदर में। मतलब किसी को भी बेचने में भी दिक्कत नहीं होती है, किसी फंड हाउस को लेने में भी कोई इशू नहीं होता है। सिर्फ यहाँ पर क्या इनहेंस होती है? क्वांटिटी को, टिकट साइज छोटा करने का। जैसे सपोज कुछ कंपनियां नहीं चाहती अपने टिकट साइज को छोटा करना, लाइक MRF। वेरी गुड, क्या बोला आपने? MRF, लाइक MRF अपने टिकट साइज को छोटा करना नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि वो अपने स्टॉक प्राइस में वॉलेटिलिटी नहीं चाहता। वो सिर्फ ऐसे ही इन्वेस्टर को रखना चाहता है कि, मतलब MRF एक ऐसी कंपनी है जो जिसके पास में अब इन्वेस्ट खुद का ही पैसा इतना है कि वो, आप समझ पा रहे हैं ना, कि उसे अब इक्विटी रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इस विषय पे भी बात करेंगे कि क्यों प्रमोटर्स अपनी इक्विटी के बारे में बहुत कंसर्न होते हैं। आप समझे कि क्यों प्रमोटर्स अपनी इक्विटी के बारे में बहुत कंसर्न होते हैं। कंपनी लिस्टेड ही क्यों कराई जाती है? बेसिकली लिस्ट कराने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? अपना बिजनेस जब वो सेल करते हैं तो उसका प्रॉफिट क्या है? ठीक है, नाउ आपको समझ में आया यहाँ पर टिकट साइज छोटा होने का लॉजिक और फायदा क्या है? और टिकट साइज अगर मुझे छोटा नहीं करना है तो नॉर्मल लोगों को ये लगता है देख के कि सिर्फ MRF ही एक ऐसा शेयर है जिसकी कीमत कितनी है? 1,00,000 रुपये। मैं आपको समझाता हूँ, अगर आप वरुण बेवरेजेस जैसे किसी स्टॉक को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसके हर एक, अगर आपने IPO से इन्वेस्टमेंट किया होता तो उसके हर एक स्टॉक की कीमत आज भी लगभग 70,000 है। अगर वो बोनस ना दे तो 50,000 तो आराम से होगी। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनकी प्राइजेस लाइक DV's Lab एंड मैनी अदर्स एग्जाम्पल्स आर हेयर। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट एंड इट टेक्स टाइम। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और किसी का और कोई क्वेश्चन हो तो? नहीं? चलिए, थैंक यू वेरी मच आज के लिए।